नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। जिंदगी हो या लोकतंत्र, दोनों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लोगों को फैसला करना पड़ता है, अपने लिए रास्ता चुनना पड़ता है। कोरोना की तूफानी रफ्तार और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच लोगों को फैसला करना है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 5 और राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, यानी होली से 9 दिन पहले। चुनाव के दौरान आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने का फैसला किया है। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी है। उसके बाद आयोग हालात की समीक्षा करेगा। मकसद है कि लोकतंत्र का पर्व भी मनाया जाए और कोरोना से लोगों की जान भी बचाई जाए। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव आयोग पाबंदियों को और बढ़ा दे या हालात सुधरने पर छूट दे दे। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हमेशा मुश्किल हालात से जूझना, उससे उबरना और उसमें बेहतर चुनाव कराना इंसान की फितरत रही है। ऐसे में न्यूज़ 24 आज से आपके लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा है। इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हर उस अहम पड़ाव और पन्ने से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी जिससे आपको अपना भाग्य विधाता चुनने में मदद मिल सके। सियासतदानों के चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से समझ और आप पहचान सके। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की धरती है। दुनिया को यहां से आदर्श शासन व्यवस्था के लिए राम राज्य का मंत्र मिला, तो लोगों ने श्री राम के चरित्र से आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र का फलसफा सीखा। भगवान बुद्ध का शांति का पहला संदेश भी यहाँ के सारनाथ से निकला, तो मुगलों के दौर में आगरा से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चली। उत्तर प्रदेश हमेशा से सत्ता के संघर्ष का गवाह रहा है। आज भी यूपी की राजनीति की बात होती है तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि बात कहां से शुरू करें। राम की अयोध्या से, मुगलों के आगरा से, या फिर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग से। देश के आधुनिक इतिहास और उसकी राजनीति को ध्यान में रखते हुए हमने इस कहानी को आजादी के बाद से शुरू करने का फैसला किया है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूपी के मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत, जिनका दिल हमेशा किसानों और गरीबों के लिए धड़कता था। यूपी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनकी बराबरी कर सके और उनकी बात काटने की हिम्मत कर सके। लेकिन सियासत का अपना मिजाज होता है। भीतर खाने विधायक, सांसद, मंत्री बनने की ख्वाहिशें बहुतों के भीतर उफान मार रही थी। आजाद भारत में सियासत नया आकार लेने लगी थी। देश निर्माण के तौर तरीकों को लेकर कई बड़े नेता पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुके थे। उनमें से एक आचार्य नरेंद्र देव भी थे। बात 1948 की है। फैजाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका था। समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कांग्रेस ने हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में पहली बार अयोध्या में मंदिर निर्माण का बड़ा मुद्दा बना। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार कहा
कि आचार्य नरेंद्र देव श्री राम को नहीं मानते। समाजवाद के झंडा बरदार आचार्य नरेंद्र देव करीब 1000 वोट से चुनाव हार गए और बाबा राघव दास चुनाव जीत गए। हालांकि जीत के बाद कई मौकों पर बाबा राघव दास ने सार्वजनिक मंचों से माना कि आचार्य नरेंद्र देव उनसे बेहतर उम्मीदवार थे। इस तरह आजादी के साथ ही वोट बैंक की राजनीति में अयोध्या का श्री गणेश हो गया था। उत्तर प्रदेश को संवारने की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत के कंधों पर थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि सूबे के लोग क्या चाहते हैं। सूबे को विकास के हाईवे पर ले जाने के लिए एक साथ कई विचारधाराएं पहले से ही यूपी की राजनीति में आकार ले चुकी थीं, जिनमें समाजवादी भी थे और जनसंघ के लोग भी। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत थी। सोशलिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने में राम मनोहर लोहिया आगे थे। उनका गवई अंदाज यूनिवर्सिटी छात्रों को बहुत पसंद आ रहा था। देखते ही देखते पहले चुनाव की घंटी बज गई, मतलब विचारधाराओं को वोट की कसौटी पर टेस्ट का समय। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसी कई पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तो मुख्य लड़ाई कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच हुई। कुछ पॉकेट छोटे छोटे कम्युनिस्ट पार्टियों के भी थे और कम्युनिस्ट पार्टियां भी चुनाव में कुछ सीटें, बहुत थोड़ी सीटें जीती थी। देखिए, सन 52 के चुनाव की विशेषता ये थी कि आज़ादी के लड़ाई में जिनके व्यक्तित्व का निखार हुआ था, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारिता का परिचय दिया था, जो बड़े लड़ाकू थे, उनको टिकट मिला और वही लोग चुनाव भी जीते। तब की यूपी की 430 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 388 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत रहा 47.93%। वहीं सोशलिस्ट पार्टी को 20 विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिली। वोट प्रतिशत रहा करीब 12%। विधानसभा पहुंचने वालों में राज नारायण भी थे, जो विधानसभा में नेता विपक्ष बने। कांग्रेस के विचारधारा और नीतियों को विधानसभा में सोशलिस्ट चुनौती देने लगे। चुनाव में कांग्रेस के टिकट से छपरौली से चौधरी चरण सिंह विधानसभा पहुंचे। गोविंद बल्लभ पंत जानते थे कि चरण सिंह किसानों की समस्याओं की बहुत बारीक समझ रखते हैं। पंत सरकार में चरण सिंह मंत्री बनाए गए और वो किसानों का दुख दर्द कम करने के लिए जुट गए। इसी दौर में जमींदारी खत्म करने वाला कानून पास हुआ। कांग्रेस का आज़ादी से पहले एक वादा था कि हम भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाएंगे और उस समय ज़रूरी भी था कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो। उसकी मांग थी, आंदोलन के दिनों में भी मांग थी। इसलिए गोविंद बल्लभ पंत जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में इसका सबसे बड़ा फैसला किया। बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बैठी चौधरी चरण सिंह में और पंडित गोविंद बल्लभ पंत में, और उन लोगों ने जमींदारी कानून पास किया और उसका यथावत इम्प्लीमेंटेशन किया। जमींदारी बिल पास होते ही पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया, आंदोलन पर उतर गए। चरण सिंह जमींदारों और पटवारियों के खेल को अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने सभी आंदोलनकारी पटवारियों को पहले इस्तीफा देने पर मजबूर किया और करीब 28,000 पटवारियों का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया गया। इसके बाद पूरे प्रांत में, पूरे देश में चरण सिंह की चर्चा होने लगी। उनकी पहचान मजबूत किसान नेता के तौर पर बनने लगी। दूसरी ओर समाजवादी भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहे थे। सोशलिस्ट विचारधारा से भिन्न तो जवाहरलाल थे नहीं, जवाहरलाल स्वयं ही सोशलिस्ट विचारधारा के थे, तो इनको इन सोशलिस्टों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई।
यहां दो बड़े दिग्गज नेता हुए सोशलिस्ट, एक छिन्नन गुरु और दूसरे शालिग्राम जायसवाल। छिन्नन गुरु जिंदगी शहर दक्षिणी से लड़ते रहे और जीतते रहे, और कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नहीं किया, यह नहीं सोचा कि इनको हराएं किस तरह से। इसी दौर में जवाहरलाल नेहरू को गृह मंत्रालय संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसकी सोच व्यवहारिक और बड़ी हो, जो हिंदुस्तान के मिजाज और सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह समझता हो। ऐसे में पंडित नेहरू को देश का गृह मंत्रालय संभालने के लिए सबसे बेहतर गोविंद बल्लभ पंत लगे। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पंडित नेहरू ने अपनी सरकार में गृह मंत्री बनने का न्योता दिया था, तो पंत साहब ने कहा कि अगर मैं दिल्ली आ गया तो यूपी को कौन संभालेगा। नेहरू ने तुरंत जवाब दिया, यूपी संभालने के लिए बहुत लोग हैं, आप दिल्ली आ जाइए। दरअसल आजादी के साथ ही यूपी कांग्रेस में गुटबाजी भी बढ़ने लगी थी। प्रदेश कांग्रेस में दो बड़े गुट थे। एक के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिनके साथ संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्त जैसे नेता थे। दूसरा गुट रफी अहमद किदवाई का था। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत की शख्सियत के सामने कोई आवाज उठाने की स्थिति में नहीं था। पंत जी के लखनऊ से दिल्ली पहुंचते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए। यूपी कांग्रेस में संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, कमलापति त्रिपाठी, रघुनाथ सिंह, त्रिभुवन सिंह जैसे कई बड़े नेता थे जो खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक थी और दावेदार थे अनेक, पर यूपी की कमान सौंपी गई डॉक्टर संपूर्णानंद को। साहित्यकार मिजाज के संपूर्णानंद राजनीतिक दांव पेच की बारीकियों को समझ नहीं पाते थे। यूपी कांग्रेस में सत्ता के लिए शुरू हो गया एक दूसरे को लंगड़ी मारने का खेल। संपूर्णानंद के सीएम बनते ही यूपी कांग्रेस में वर्षों से दबी महत्वाकांक्षाएं उफान मारने लगी। धीरे धीरे सरकार और संगठन दोनों में गुट बनने लगे। एक ओर थे चंद्रभानु गुप्ता और दूसरी ओर मोहनलाल गौतम। पहले संपूर्णानंद ने चंद्रभानु गुप्ता पर आंख बंद कर भरोसा किया, यहां तक कि मंत्रियों का नाम फाइनल करने में भी चंद्रभानु गुप्ता ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने धुर विरोधी मोहनलाल गौतम को सरकार से बाहर निकलवा दिया। कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन दोनों लोगों में टसल बड़ी गंभीर थी। चंद्रभानु गुप्ता की लगातार ये कोशिश रही कि डॉक्टर संपूर्णानंद को हटाकर मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह की छवि एक किसान नेता के तौर पर दिनों दिन और चमकदार बनती जा रही थी। कांग्रेस में खटपट के बीच अगले विधानसभा चुनाव की घंटी बज गई। गुटबाजी ने पार्टी को कमजोर कर दिया, जिसका साफ साफ असर 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में दिखा। कांग्रेस का वोट और सीटें दोनों घटी। 430 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 286 सीटें मिली, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 44, भारतीय जनसंघ को 17, सीपीआई को 9 और 74 निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर विधानसभा पहुंचे। धीरे धीरे सोशलिस्ट यूपी में मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी सत्ता से बहुत दूर। 1957 में चंद्रभानु गुप्ता और उनके कई करीबी चुनाव हार गए। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी चंद्रभानु गुप्ता को सरकार से बाहर बैठना पड़ा। वहीं चुनाव जीत चुके मोहनलाल गौतम को संपूर्णानंद सरकार में जगह मिल गई। देखते ही देखते अब गौतम सीएम संपूर्णानंद के करीबी बन गए। ऐसे में कुछ दिन शांत बैठने के बाद चंद्रभानु गुप्ता ने फिर संपूर्णानंद के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। चंद्रभानु गुप्ता के समर्थन में संपूर्णानंद सरकार में मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया।
चौधरी चरण सिंह ने भी निजी वजह बताकर मंत्री की कुर्सी छोड़ दी और गुप्ता गुट में शामिल हो गए। कांग्रेस में धीरे धीरे गुप्ता गुट की ताकत बढ़ती जा रही थी। 57 का चुनाव डॉक्टर संपूर्णानंद के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन 58 आते आते डॉक्टर संपूर्णानंद को इस्तीफा देने के लिए चंद्रभान गुप्ता ने मजबूर कर दिया। बात 1960 की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव होने थे। इस चुनाव को दोनों गुटों ने अपनी नाक का सवाल बनाया। मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। पार्टी के चुनावी नतीजे पूरी तरह से गुप्ता गुट के पक्ष में गए। कुछ दिनों बाद संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सूबे की कमान चंद्रभानु गुप्ता के हाथों में आ गई। सीवी गुप्ता चीफ मिनिस्टर बने संपूर्णानंद की जगह, तो चौधरी चरण सिंह उनके मंत्रिमंडल में जाने को तैयार नहीं थे। और तब सीवी गुप्ता ने जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख को कहा कि उनको सीवी गुप्ता को मालूम था कि नानाजी देशमुख से चौधरी चरण सिंह के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो नानाजी देशमुख को कहा कि चौधरी से बात करो और कहो कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं मंत्री के रूप में। कांग्रेस के भीतर चौधरी चरण सिंह की पहचान एक छोटे पावर सेंटर के तौर पर बन चुकी थी। इसीलिए चंद्रभानु सरकार में चरण सिंह को कृषि और गृह मंत्री बनाया। लेकिन सूबे की राजनीति का मिजाज बदल चुका था। सब अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे थे। कृषि भूमि की लगान में बढ़ोतरी के मुद्दे पर चरण सिंह और मुख्यमंत्री में मतभेद बढ़ गए। दरअसल चंद्रभानु गुप्ता भूमि पर लगान 50% बढ़ाना चाहते थे, तो चरण सिंह इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। कांग्रेस को पिछड़े तबकों के आंदोलन की गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था, जो राम मनोहर लोहिया और उनकी पार्टी की ओर से चलाया जा रहा था। 1962 में तीसरा यूपी विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस आपसी गुटबाजी में उलझी हुई थी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां तेजी से मजबूत हो रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 36% पर पहुंच गया। कांग्रेस की सीटें भी पिछले विधानसभा चुनाव से 37 कम हो गई। वहीं जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राजनीतिक आधार तेजी से बढ़ने लगा था। साल 1952 में यूपी विधानसभा चुनाव में जहां जनसंघ को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, वो तीसरे विधानसभा चुनाव यानी 62 में बढ़कर 49 पर पहुंच गई थी। उसी दौर में दलितों और गरीबों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके सोशलिस्ट नेता चंद्रशेखर राज्यसभा पहुंच गए। इन सब से बेखबर सूबे के कांग्रेसी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त थे। 14 मार्च 1962 चंद्रभानु गुप्ता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस में गुटबाजी कम नहीं हुई। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का यही हाल था। ऐसे में सीनियर नेता के कामराज ने कमजोर होती पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक प्लान बनाया, जिसे कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान के मुताबिक कहा गया कि पार्टी के सभी बड़े नेता सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दें और पूरी ताकत कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगाएं। फटाफट केंद्र सरकार में मंत्रियों से लेकर सूबे के मुख्यमंत्रियों तक ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता भी थे। चंद्रभानु गुप्ता ने जैसे ही इस्तीफा दिया, फिर नई समस्या खड़ी हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कई नेताओं की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई थी। खुद चंद्रभानु गुप्ता के समर्थक भी भड़के हुए थे। ऐसे में कांग्रेस ने अचानक यूपी की कमान समाजवादी जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी को सौंपने का फैसला किया। सुचेता मूल रूप से बंगाली थी। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। यूपी से कोई खास नाता नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर अंदरूनी लड़ाई को कुछ देर के लिए शांत कर दिया।
चौधरी चरण सिंह भी अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रहे थे। उनके वन और पशुपालन मंत्री के तौर पर सरकार में वापसी हो चुकी थी। इसी दौर में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर राम मनोहर लोहिया लोकसभा पहुंच गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। समाजवादी आंदोलन और तेज हो गया। दूसरी ओर पंडित नेहरू की मौत के बाद से केंद्र में कांग्रेस और कमजोर हो गई। राम मनोहर लोहिया विपक्ष के सबसे तेज तर्रार और करिश्माई नेता थे। तो जब नेहरू जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो लोहिया जी को और सोशलिस्ट फोर्सेस को बहुत बड़े बड़े नाम उस जमाने के थे। यूपी की मिट्टी में पले बढ़े लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। देश एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा था। अनाज का संकट, सरहद पर संकट। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने यूपी की जमीन से नारा दिया, जय जवान जय किसान। संकट कांग्रेस पार्टी पर भी था, जहां समाजवादी मजबूत होते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, उसमें एक समाजवादी घड़ा उभरना शुरू हो गया था। वो शैशवावस्था में था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने को महत्वपूर्ण बनाता जा रहा था। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी शास्त्री सरकार में मंत्री बनी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। सोशलिस्ट लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया। हिंदुस्तान के लोगों के मिजाज और यहाँ के सामाजिक ताने बाने को राम मनोहर लोहिया अच्छी तरह समझ चुके थे। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में बहुत पहले से जुड़े हुए थे। उनका एक नारा, पिछड़ा पावे 100 में 60, गरीब गुरबा की जुबान पर चढ़ चुका था और पिछड़े समाज के युवाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का काम कर रहा था। कांग्रेस विरोध के नाम पर लोहिया ने दूसरी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाना शुरू कर दिया और बन गया संयुक्त विधायक दल। इसमें अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एक साथ आ गई। 1967 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को मिली सिर्फ 199 सीटें। मतलब कांग्रेस किसी तरह से खींचतान के बहुमत के आंकड़े पर पहुंच पाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बेचैन चंद्रभानु गुप्त आखिरकार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी कुर्सी के पाए लगातार हिल रहे थे और गुप्ता जी महज 19 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। यूपी में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की मदद लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े दावेदार सामने आए, चंद्रभानु गुप्ता और चौधरी चरण सिंह। दोनों जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में आलाकमान ने उमाशंकर दीक्षित और ठाकुर दिनेश सिंह को लखनऊ भेजा। चरण सिंह को समझाने के लिए बंद कमरे में मीटिंग के बाद चरण सिंह मान गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि भ्रष्टाचार के लिए बदनाम 2 विधायकों को किसी कीमत पर सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। 2 नाम भी सरकार में शामिल करने के लिए आगे बढ़ा दिए। 14 मार्च 1967 चंद्रभानु गुप्ता ने सीएम के तौर पर शपथ ली। सरकार में उन दोनों विधायकों को मंत्री बना दिया गया, जिस पर चरण सिंह ने आपत्ति जताई थी। चंद्रभानु गुप्ता ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो समझौते में शामिल नहीं थे। दिल्ली से किसी तरह हालात संभालने की कोशिश चल ही रही थी कि इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब तक कांग्रेस दल का नेता हूं, कोई भी पार्टी से अलग होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जो भी ऐसा करेगा मैं उसे सबक सिखा दूंगा। 1 अप्रैल 1967
विधानसभा में चौधरी चरण सिंह पहुंचे, लेकिन सरकारी बेंचों पर न बैठकर विरोधी बेंचों पर बैठ गए। अपने साथी विधायकों से भी बेंच बदलने को कहा। एक झटके में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अपना 45 साल पुराना नाता तोड़ लिया। उस दिन विधानसभा में बजट का एक प्रस्ताव पास होना था। प्रस्ताव गिर गया और चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 3 अप्रैल 1967 यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस के ही जो नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो करके सोशलिस्ट दल में शामिल होते चले गए और एक तरह से कह लीजिए कि कांग्रेस की नीतियों और रीतियों से सोशलिस्टों में जो असहमति बनी हुई थी उसके प्रति जो है लगातार जनता के बीच में ये बात सोशलिस्ट रखते रहे कि कांग्रेस की नीतियां और रीतियां बहुत जन विरोधी हो सकती हैं। इसलिए जो कांग्रेस के नेता रहे वो कांग्रेस के अंदर ही असंतुष्ट रहे और वो बाद में सोशलिस्ट दल में शामिल होते गए और नतीजा ये हुआ कि 1967 में चौधरी चरण सिंह जी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जिस छतरी को ताना था उसकी पहली सरकार यूपी में बन गई। लेकिन चरण सिंह के काम करने का स्टाइल अलग था, इसलिए मतभेद होने में भी देर नहीं लगी। वहीं लोहिया चाहते थे कि यूपी में 6.25 एकड़ की जोत वाले किसानों से कोई लगान नहीं लिया जाए, जबकि चरण सिंह की सोच थी कि अगर किसानों ने लगान नहीं दिया तो उनके पास कोई रसीद नहीं होगी। मतलब जमीन का छोटे किसानों के पास कोई सबूत नहीं होगा। ऐसे में किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। धीरे धीरे लोहिया और चौधरी चरण सिंह के बीच मतभेद बढ़ते गए। गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के नेता भी अपने अपने हिसाब से सरकार के लगाम खींचने में लग गए। सबको चौंकाते हुए चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 328 दिन बाद गिर गई और सूबे में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। साल 1967 उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम है। उसी दौर में युवा मुलायम सिंह यादव भी पहली बार जयवंत नगर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये वही साल था जब यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। ये वही साल था जब सोशलिस्ट आंदोलन को आंधी में तब्दील करने वाले राम मनोहर लोहिया की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और फिर उनका निधन हो गया। डॉक्टर लोहिया की मौत से सोशलिस्ट आंदोलन की रफ्तार सुस्त पड़ी, लेकिन यूपी की सियासत में सोशलिस्ट नर्सरी से निकले युवा कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने का पहला पाठ सीख चुके थे। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल की आज की किस्त में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं दिखाऊंगी रायबरेली के रण में सबसे बड़ी टक्कर कैसे आंखों के इशारे से बदलने लगी लखनऊ की सत्ता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।